सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। हमारी प्यारी वेंसडे अब अपनी समर वेकेशंस का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी मैजिकल पावर्स को और बेहतर बनाने में लगी हुई है। ऑडियंस ऑलरेडी जानती है कि वेंसडे के पास बचपन से ही कई खास ताकतें थीं, लेकिन अब उसने उन पावर्स को और ज्यादा पावरफुल बना लिया है। अब उसका अगला गोल था अपने बचपन का सपना पूरा करना, एक डेंजरस सीरियल किलर को खत्म करना जिसने पहले ही कई मासूम लोगों की जान ली थी और आज भी उसका नाम सुनते ही लोग डर से कांप जाते हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले वेंसडे अपनी सबसे खास ताकत यानी अपनी डिसएम्बॉडीड हैंड, जिसे हम सब थिंग के नाम से जानते हैं, को कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए भेजती है। जैसे ही वो प्रूफ्स मिलते हैं, वेंसडे अपनी मैजिकल पावर से अपनी साइकिक एबिलिटीज और किलर की 11 वीक विक्टिम की हेल्प से उस सीरियल किलर के बारे में सारी डिटेल्स हासिल कर लेती है। फिर वो अमेरिका के कैंसस सिटी के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान जब उसका बैग खुलता है तो उसमें से कई हथियार निकलते हैं, जैसे गन्स, छुरियां और कुछ दूसरे तेज हथियार भी, जिनसे इंसानों को बुरी तरह मारा जा सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि बैग में एक कटा हुआ हैंड भी था। ऑफिसर जब इस पर क्वेश्चन करता है तो वेंसडे कामली जवाब देती है कि वो डेड बॉडीज का मेकअप करती है और ये हैंड उसी काम के लिए यूज होता है। वेंसडे जैसे ही अमेरिका पहुंचती है, वो उस सीरियल किलर से फेस टू फेस मिलती है, पर वेंसडे उसे डायरेक्टली अटैक नहीं करती। वो उसे एक मौका देती है कि जो करना है कर लो। सीरियल किलर वेंसडे को पकड़कर एक चेयर से बांध देता है। जब वेंसडे इधर उधर देखती है तो उसे नजर आता है कि वहाँ बहुत सारी क्रीपी डॉल्स रखी हुई हैं। किलर उसको कहता है, मैं तुम्हें मारकर इनकी तरह एक डॉल बना दूंगा। लेकिन वेंसडे कामली अपने हैंड यानी थिंग को इशारा करती है और फिर वही होता है जो किलर ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। थिंग सीरियल किलर पर ऐसी चोट करता है कि वो उठ नहीं पाता। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, लेकिन वेंसडे को उस पर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं आती। बिना किसी रिग्रेट के वो उस सीरियल किलर को वहीं खत्म कर देती है। वो घर आकर उस जादुई बुक को खोलती है जिससे उसने सारी ताकतें सीखी थी और उन काले आंसुओं की वजह समझने की कोशिश करती है, लेकिन किताब में इस रहस्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। अगले सीन में कहीं और का व्यू दिखता है, जहाँ एक आदमी एक कपल को किस करते हुए चुपचाप तस्वीरें ले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक कुछ काले क्रोज उस पर हमला कर देते हैं। वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागता है और किसी को कॉल करके कहता है कि एविडेंस बुलपेन में सेफ है, लेकिन कॉल खत्म होते ही वो बर्ड्स उस पर फिर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। अगले दिन जब वेंसडे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो उसकी मॉम उस पर नाराज हो जाती है। मॉम उसे कहती है कि उसने उसके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं किया। मॉम इस बात पर भी हैरान होती है कि पहली बार वेंसडे खुद से स्कूल जाने को इतनी एक्साइटेड क्यों है। इस बार वेंसडे अकेली नहीं जा रही होती, उसकी फैमिली, उसके छोटे भाई पग्सले का भी उसी स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही होती है। रास्ते में वेंसडे अपने भाई को अपनी पावर्स कंट्रोल करना सिखाती है कि ताकि वो भी अपने पावर्स को समझदारी से यूज कर सके। स्कूल लौटते वक्त वेंसडे एक क्राइम सीन के पास से गुजरती है। वहाँ वही आदमी मरा हुआ पड़ा होता है जिसे बर्ड्स ने मारा था। उसका नाम था ब्रैडबरी, जो कि एक लोकल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। वेंसडे वहाँ एक अजीब से आदमी को खड़ा देखती है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लग रहा होता है। वेंसडे उसके पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। वो आदमी असल में शेरिफ कैल्पिन निकलता है। जो विक्टिम था वो शेरिफ का पुराना दोस्त था और दोनों एक केस पर साथ में काम कर रहे थे। शेरिफ कैल्पिन उसे साफ साफ हिदायत देता है कि वो रेवन बर्ड से सावधान रहे, क्योंकि वो किसी पर भी नजर रख सकते हैं। स्कूल पहुँचते ही वेंसडे को पता चलता है कि वो अब एक तरह की सेलिब्रिटी बन चुकी है। बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। कई स्टूडेंट्स उससे ऑटोग्राफ लेने भी आते हैं, लेकिन वेंसडे उन्हें कोई खास अटेंशन नहीं देती। वेंसडे की वेयरवुल्फ फ्रेंड एनिट, जो हमेशा उसके साथ रहती है, उन सबको डांट कर भगा देती है, क्योंकि उसे पता है कि वेंसडे को ऐसी अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं। स्कूल में वेंसडे की मुलाकात प्रिंसिपल से होती है, लेकिन वो प्रिंसिपल किसी सीरियस मैजिक स्कूल के हेड की तरह नहीं, बल्कि किसी लाइट हार्टेड कॉमेडी शो के कैरेक्टर जैसे लगते हैं। प्रिंसिपल बड़ी खुशी से वेंसडे को बताते हैं कि वो एक स्पेशल स्कूल फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें बॉनफायर भी होगा और वो
वो चाहते हैं कि वेंसडे उस फंक्शन में स्टूडेंट ऑफ ऑनर बनकर आए। लेकिन वेंसडे को ना पार्टीज में इंटरेस्ट था और ना ही किसी फंक्शन में, इसलिए वो प्रिंसिपल से भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। बाद में वेंसडे अपने रूम में जाती है जहाँ उसकी दोस्त उसका इंतजार कर रही होती है। उसकी दोस्त वेंसडे को एक गिफ्ट देती है और बदले में वेंसडे भी उसे अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट देती है। गिफ्ट एक गुड़िया थी। वो डॉल जो वेंसडे ने उस सीरियल किलर से ली थी अब उसके पास थी। उसकी दोस्त को उस डॉल के बाल बहुत पसंद आते हैं, इतने शाइनी और रियल लुकिंग कि वो बार बार उनकी तारीफ करती है। तब वेंसडे बड़ी कैजुअली बताती है कि ये बाल असली है, मतलब इंसानी बाल। उस शॉकिंग जवाब के बाद इनिथ समर हॉलिडे के बारे में बात करने के लिए काफी एक्साइटेड और एंग्शियस होती है, लेकिन वेंसडे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसने छुट्टियों में क्या किया। फिर भी वो इनिथ को उसकी समर डिटेल से बोर करने देती है। उसी दौरान एजेक्स वहाँ आता है, लेकिन इनिथ उससे बचने की कोशिश करती है। अपनी लाइफ में हो रहे सारे नए चेंजेस की वजह से इनिथ को अब श्योर नहीं है कि उसे अभी भी एजेक्स पसंद है या नहीं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो उसे ये बात कैसे बताए। फिर वेंसडे जैसे ही रूम का डोर खोलती है, एक अजीब इंसिडेंट होता है। दरवाजा खुलते ही एक एरो शूट होता है और सामने दीवार पर जाकर लग जाता है। वहाँ उस एरो के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि खुद वेंसडे की फोटो लगी होती है। बस यहीं से वेंसडे समझ जाती है कि उसका स्टॉकर सीजन 1 में भी उसके पीछे था, आज भी उसकी हर मूव पर नजर रख रहा है। लेकिन वेंसडे ऐसी छोटी मोटी चीजों से डरने वाली नहीं थी। उसने कामली उन फोटोज को उठाया और कोशिश की कि वो किसी तरह उस स्टॉकर का फेस देख सके। जब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, एक बार फिर उसकी आंखों से वही ब्लैक टीयर्स गिरने लगते हैं, लेकिन इस बार भी उसे स्टॉकर का चेहरा साफ नजर नहीं आता। नेक्स्ट सीन में वेंसडे अपने पेरेंट्स के साथ होती है जो अब उसे छोड़कर वापस जाने वाले थे, लेकिन उस समय एकेडमी के प्रिंसिपल वहाँ आते हैं और वेंसडे के पेरेंट्स को बताते हैं कि उसका क्लास फेलो जेवियर अब दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रिंसिपल उन्हें एकेडमी के अंदर ही एक छोटा सा रूम देते हैं जहां वो चाहे तो कुछ दिन रुक सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल दौड़ चाहती थी कि मोर्टिशा गाला फंड रेजिंग कमेटी की चेयर बने। वेंसडे की मॉम उससे पूछती है कि अगर वो नहीं चाहती तो वो वहाँ नहीं रुकेंगी, लेकिन वेंसडे को उनके रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसने साफ कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं। मॉम उससे कहती है कि जब तक उसकी रियल टीचर नहीं आती वो खुद वेंसडे की मेंटर बनकर उसे गाइड कर सकती है, क्योंकि मॉम भी इसी एकेडमी की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी हैं। उसी रात एजेक्स नए डॉ मेंबर्स को पुरानी एकेडमी ट्रेडिशन से जुड़ी स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी हर साल स्टूडेंट्स को सुनाई जाती थी और इस बार भी वही रिचुअल फॉलो किया जा रहा था। ये कहानी थी एक लड़के की जिसके पास था एक मेटल हार्ट। लेजेंड के हिसाब से वो लड़का जन्म से ही बहुत बीमार था। उसका दिल बहुत फ्रेजाइल था, लेकिन वो एक जीनियस था और उसने खुद के लिए अपना हार्ट डिजाइन किया। लेकिन अफसोस वो क्लॉकवर्क हार्ट धीरे धीरे उसे बदलने लगा। वो लड़का ठंडा और एम्बिशियस होता चला गया। फिर उसने नेवरमोर में एडमिशन लिया और वहाँ और भी ज्यादा डेंजरस इन्वेंशंस बनाई। वो नेवरमोर के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से एक बन गया, लेकिन उसकी एम्बिशन ही उसकी मौत की वजह बनी और उसे स्कल ट्री के नीचे एक अनमार्क्ड ग्रेव में दफनाया गया। वेंसडे का छोटा भाई जब ये कहानी सुनता है तो वो बहुत इंस्पायर्ड हो जाता है। उसे लगता है कि वो भी कुछ बड़ा और हेरोइक कर सकता है। नेक्स्ट सीन में दर्शक पहली बार उसी स्टॉकर को क्लियरली देखते हैं जो सीजन 1 से ही वेंसडे का पीछा कर रहा था। अब भी वो उसकी तस्वीरों को कलेक्ट कर रहा है और इस बार वो वेंसडे की एक फोटो से उसकी आंखें काट देता है, जो उसकी ऑब्सेशन को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। इधर वेंसडे डॉर्म में आती है, लेकिन जैसे ही वो इनिट को अपने वुल्फ पैक के साथ वुल्फिंग आउट करते देखती है वो तुरंत वापस मुड़ जाती है। फिर वो म्यूजिक रूम चली जाती है। वेंसडे का म्यूजिक उस वक्त इंटरप्ट होता है जब न्यू म्यूजिक टीचर कैप्री वहाँ आती है। कैप्री एक म्यूजिक जीनियस है और वो वेंसडे को सलाह देती है कि उसे म्यूजिक के केओस को फील करना चाहिए और खुद को उसमें खो देना चाहिए। लेकिन वेंसडे को कैप्री की ये एडवाइस बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वेंसडे अपनी दोस्त के साथ होती है जो उसे जेवियर का भेजा हुआ एक लेटर पढ़कर सुनाती है। उस लेटर में जेवियर ने अपनी एक ड्राइंग का जिक्र किया होता है जो एक कौवे का है और जेवियर को लगता है कि उस कौवे का कनेक्शन वेंसडे से है। अब सीन शिफ्ट होता है और बॉनफायर फंक्शन शुरू होता है जो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इवेंट था। फंक्शन के बीच में वेंसडे को उसके स्टॉकर की तरफ से एक एनोनिमस मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारा नॉवल ले आया हूँ और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं इसे जला दूंगा। ये पढ़ते ही वेंसडे अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाती है, लेकिन वो अपना आपा नहीं खोती। अब वेंसडे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो सबके सामने बॉनफायर के बीच में जाती है जो रिस्क भरा और
डेंजरस था, लेकिन वेंसडे फियरलेस थी और आखिरकार वो अपना नॉवल सही सलामत वहाँ से निकाल लेती है। गुस्से में भरी वेंसडे नॉवल को हाथ में लेकर सीधा स्टेज पर जाती, क्योंकि प्रिंसिपल डॉट उसे स्टूडेंट ऑफ ऑनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है और उसकी ब्रेवरी के लिए थैंक भी करती है। वो वेंसडे और उसके दोस्तों का एक अजीब सा पोर्ट्रेट अनवेल करते हैं, जो ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने नेवरमोर को बचाया था। इसके बाद वो वेंसडे को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, लेकिन अपनी यूजुअल अंदाज में वेंसडे उस पोर्ट्रेट को जला देती है और कहती है कि वो कोई हीरो नहीं है। वो साफ साफ कहती है कि वो सेल्फिश है और लोग उसे किसी पेडेस्टल पर ना रखें। उसकी इस हरकत से इनिट इरिटेट हो जाती है। उसे लगता है कि वेंसडे ने कुछ ज्यादा ही कर दिया। इस दूसरी तरफ जंगल में पग्सले को वो स्कल ट्री मिल जाता है और वो गलती से क्लॉकवर्क हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। जमीन से एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है और पग्सले उसे क्यूरियोसिटी और डर के मिक्स में देखता रहता है। एपिसोड के एंड में इनिट कोशिश करती है कि वेंसडे को थोड़ा काम करे। जैसे ही वो वेंसडे के शोल्डर पर हाथ रखती है, वेंसडे को फिर से एक साइकिक विजन आता है। इस बार वो इनिट की ग्रेवस्टोन देखती है और उसका गोस्ट उसे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराता है। और इसी धमाकेदार नोट पर एपिसोड 1 का एंड होता है, एक नई मिस्ट्री के साथ और एक नई चैलेंज के साथ। एपिसोड 2 वहीं से शुरू होती है जहां वेंसडे को वो विजन आया था कि वो इनिट की कब्र पर खड़ी थी। जब वेंसडे को होश आता है तो वो मोर्टिशा के साथ उसके कमरे में होती है। मोर्टिशा उसे समझाती है कि उसकी पावर्स पर से उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल उसकी बहन ओफिलिया की तरह। मोर्टिशा कहती है, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह खोना नहीं चाहती। मोर्टिशा समझाने की कोशिश करती है कि उसकी एबिलिटी कोई हथियार नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, लेकिन वेंसडे उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। वेंसडे गुस्से में मोर्टिशा से कहती है, ये किताब मुझे मिली थी और मैं इसे किसी और को नहीं दूंगी। फिर वो गुस्से में मोर्टिशा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। स्कूल लौटते वक्त वेंसडे यही सोच रही होती है कि जेवियर ने रेवन को अपनी पेंटिंग में क्यों यूज किया। फिर इन सब को ध्यान में रखते हुए वेंसडे डिसाइड करती है कि वो शेरिफ गैल्पिन के घर जाकर देखेगी क्या हो रहा है। सरप्राइजिंगली जब वो गैल्पिन के घर पहुंचती है तो उसे वो मरा हुआ मिलता है। गैल्पिन भी क्रोस का शिकार बना था। वेंसडे जल्दी से एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है, इससे पहले कि पुलिस आ जाए। वो लाश को हाथ लगाकर विजन देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। उसकी साइकिक एबिलिटीज इस बार फेल हो जाती हैं। इसी बीच पुलिस पहुंच जाती है, जिनकी अगुवाई कर रहा होता है शेरिफ सांटियागो। वो वेंसडे को अरेस्ट कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए वेंसडे को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां एक ऑफिसर के पूछने पर वेंसडे बताती है कि टेलर की अपने पापा से नहीं बनती थी, तो शायद ये मर्डर उसी ने किया हो। इस पर ऑफिसर कहती है कि टेलर तो टाइट सिक्योरिटी में है, वो यहाँ से भाग ही नहीं सकता। शेरिफ सांटियागो को गैल्पिन के गायब हुए फोन पर शक होता है, लेकिन वेंसडे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद गोमेज वहाँ आता है वेंसडे का लॉयर बनकर और उसे बेल पर छुड़ा लेता है। ड्राइव करते हुए वापस जाते समय गोमेज उससे कुछ जवाब मांगता है। वेंसडे को ये जानकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उसके पेरेंट्स वहीं रुकने वाले हैं। उसे लगता है कि उसकी माँ सोचती है वो भी ओफिलिया जैसी बन जाएगी। वेंसडे ओफिलिया के बारे में पूछती है, लेकिन गोमेज कहता है कि इसके बारे में सिर्फ मोर्टिशिया ही जानती है। वो मोर्टिशिया की बहन के पास को उजागर करने से मना कर देता है। अगले दिन यूजीन, जो कि पग्सले का रूममेट है, जानता है कि पग्सले ने उस लड़के को जिंदा कर दिया है जो लेजेंड का हिस्सा था। अभी के लिए वो मॉन्स्टर यूजीन की बी शेड में छुपा रखा गया है। दोनों उसे एक नाम देते हैं, स्लर्प। वेंसडे अपनी खोती हुई शक्तियों को लेकर परेशान थी। आंसर्स ढूंढने के लिए वो वापस गुडीज बुक की ओर जाती है। जब वेंसडे डॉम पहुंचती है, वो देखती है कि इनिट खून में लथपथ पड़ी है। उसका गला कटा हुआ है, लेकिन तभी इनिट हंसने लगती है। असल में वो वेंसडे से प्रैंक कर रही थी और उसकी शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसती है, क्योंकि आज ऑफिशियल प्रैंक डे है। इनिट को लगता है कि उसकी पिलो पर जो आईबॉल रखा गया है वो वेंसडे ने रखा होगा, लेकिन वेंसडे कहती है कि वो तो उसका काम नहीं था। शायद ये भी उसी स्टॉकर की ओर से एक और वार्निंग है। बात करते करते उन्हें स्टॉकर से एक मैसेज आता है। जब वो उस नंबर पर कॉल करते हैं तो गैल्पिन की वॉइस मेल सुनाई देती है। इनिट शॉक में है कि वेंसडे एक और मर्डर मिस्ट्री में फंस चुकी है। वेंसडे इनिट उसे सजेस्ट करती है कि जब तक वो सब समझे इनिट को रूम में ही रहना चाहिए। वेंसडे आईबॉल से साइकिक रीडिंग लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। उसकी एबिलिटीज फिर फेल हो जाती हैं। उधर आजेक्स देखता है कि इनिट ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है। बदला लेने के लिए पग्सले और यूजीन उसकी मदद करते हैं ब्रूनो से रिवेंज लेने में। बाकी स्टूडेंट्स केयर फ्री मूड में प्रैंक डे एंजॉय करते रहते हैं।
वेडनेसडे प्रिंसिपल डॉट और एक टीचर से मिलने जाती है और पूछती है कि ऐसे आउटकास्ट के बारे में जो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। टीचर बताता है कि उन्हें एवियन कहा जाता है, लेकिन कई सालों से नेवरमोर में कोई एवियन स्टूडेंट नहीं आया है। बियांका जो गाला की फंड रेजिंग लीडर है, मोर्टिशिया से मिलती है एक ऑफिशियल स्टूडेंट लिएजॉन के तौर पर। दोनों वेडनेसडे के बारे में बात करते हैं और फिर डिस्कशन उनकी अपनी मॉम्स के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स पर आ जाता है। बियांका मोर्टिशिया को सजेस्ट करती है कि वो अपनी माम से डोनेशन मांगे, लेकिन मोर्टिशिया साफ मना कर देती है कि वो अपनी माँ को कॉल नहीं करेगी। वेडनेसडे को स्कूल से जाना था, लेकिन उसे पता था कि वो सीधा रास्ता नहीं ले सकती, इसलिए वो इनिड का ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी चुराकर वहाँ से निकल जाती है। वेडनेसडे जो अब विलो हिल की ओर जा रही थी, वहाँ के ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को डराकर ड्राइव करती है। विलो हिल पहुंचने पर वेडनेसडे की मुलाकात होती है डॉक्टर फेयरबर्न से, जो टाइलर की साइकाइट्रिस्ट है। फेयरबर्न को पहले से अंदाजा था कि वेडनेसडे कभी न कभी आएगी। वो बताती है कि वो टाइलर के साथ ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है और थॉर्नहिल बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। वेडनेसडे टेलर से मिलने जेल जाती है। वहाँ टेलर उसे बताता है कि ये जेल काफी खतरनाक है। वेडनेसडे जवाब देती है, तुम्हें यही डिजर्व था। इस पर टेलर कहता है, लेकिन तुम्हें भी मुझ जैसे इंसान से ही प्यार हुआ था, मेरे अंदर के उस बुरे इंसान से। वेडनेसडे उसे उसके पिता की मौत के बारे में बताती है। टेलर सुनकर चौंकता है और कहता है, जो भी ये सब कर रहा है, अब वो तुम्हें जरूर मारने आएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में यूजिन पग्सले को बताता है कि स्लर्प भाग चुका है। इनिड अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है और वहाँ उसे थिंग के नाम से एक पैकेज मिलता है। जब वो खोलकर देखती है तो रियलाइज करती है कि एडम्स फैमिली ने थिंग का बर्थडे भूल ही गए हैं। वो उदास हो जाती है और थिंग को कंफर्ट करती है, लेकिन तभी कोई थिंग को उसके छोटे से घर में बंद कर देता है और एनिड और ब्रूनो को किडनैप कर लेता है। दूसरी ओर प्रिंसिपल डॉट बियांका को ऑर्डर देते हैं कि वो अपनी साइरन पावर्स का इस्तेमाल करके मोर्टिशिया को मजबूर करे कि वो अपनी माँ से डोनेशन मांगे, लेकिन फिर ये रिवील होता है कि बियांका अपनी पावर्स डॉट पर यूज नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास एक रेलिक है जो उसे साइरन एबिलिटीज से बचाता है। शाम के वक्त जब वेडनेसडे डॉम पहुंचती है, वो देखती है कि थिंग किसी ने अंदर बंद कर रखा है। थिंग बताता है कि इनिड को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वेडनेसडे का फोन बजता है। कॉल स्टॉकर की होती है। स्टॉकर उसे कहता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं। अगर उसने इनिड और ब्रूनो को जिंदा नहीं ढूंढा तो उनकी डेथ गारंटीड है। उसी समय वेडनेसडे को अपने कमरे के बाहर स्टॉकर का भेजा हुआ एक लेटर मिलता है, जिसमें एक क्लू होता है, जिससे उसे अंदाजा लगाना होता है कि इनिड कहाँ हो सकती है। इनिड को बचाने निकलते वक्त वेडनेसडे की मुलाकात कैप्री से होती है। कैप्री उसे गाला ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने का इनविटेशन देती है। वेडनेसडे साफ मना कर देती है, लेकिन कैप्री इंसिस्ट करती है। उनकी बातचीत के दौरान वेडनेसडे को एक क्लू मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। वो सीधा म्यूजिक रूम जाती है और क्लू कार्ड पर दिया गया नोट बजाती है। तभी एक रैंडम सी मिस्ट्री डोर खुलती है और वेडनेसडे थिंग के साथ अंदर चली जाती है। किसी और की भी फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं, पर उन्हें दिखता नहीं कि वो कौन है। वो सीक्रेट पैसेज यागो टावर की ओर जाता है, जो कि ऑफिशियली बंद था। वहीं पर वेडनेसडे और थिंग देखते हैं कि इनिड और ब्रूनो एक दूसरे के ऑपोजिट बांधे हुए हैं। इनिड समझ जाती है कि इस पूरे सीन के पीछे कोई और नहीं बल्कि वेडनेसडे के आसपास हो रही घटनाएं हैं, लेकिन वो उसे ब्लेम नहीं करती। इनिड और उसका बॉयफ्रेंड ब्रूनो एक दूसरे को खोलने की कोशिश में नीचे गिर पड़ते हैं और इसी दौरान उनका एक किस हो जाता है। इनिड के लिए तो ये किडनैपिंग काफी रोमांटिक एडवेंचर साबित हुई। उधर वेडनेसडे भी सारे रिडल्स सॉल्व करती हुई इनिड और ब्रूनो तक पहुँच चुकी थी। वो थिंग को कहती है कि वो दोनों को आजाद करे। जैसे ही थिंग उन्हें खोलने लगता है, वो स्टॉकर के लगाए जाल में फंस जाता है। उसी समय चाकू और छुरियों से भरी एक भारी मशीन इनिड पर गिरने लगती है। वेडनेसडे फौरन मशीन की तरफ दौड़ती है और उस पर लिखा रिडल सॉल्व करने लगती है। जल्द ही वो पजल समझ जाती है और उसका सही आंसर दे देती है, जिससे इनिड की जान बच जाती है। उसी वक्त वेडनेसडे के सामने स्टॉकर प्रकट होती है और चौंकाने वाली बात ये होती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी फैन एग्नेस होती है, जिसके पास गायब होने की शक्ति थी। एग्नेस वेडनेसडे को बहुत आइडियलाइज करती थी। वो उसे ये साबित करना चाहती थी कि वो उससे भी बड़ी डेविल है, लेकिन इनिड को एग्नेस की ये ड्रामा क्वीन वाली हरकतें बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगती। वेडनेसडे उससे पूछती है, तुमने गैलपिन को क्यों मारा? एग्नेस कहती है, मैंने नहीं मारा। जब मैं वहाँ पहुँची वो पहले ही मर चुके थे, लेकिन उनके पास जो फोन था वो अब मेरे पास है। तुम चाहो तो रख सकती हो।
दूसरी ओर बियांका मोर्टिशिया से मिलने जाती है और अपनी सायरन पावर्स का सटल यूज करके उसे कन्विंस करती है कि वो अपनी माँ को कॉल करे और डोनेशन मांगे। बाद में वेंसडे थिंग से माफी मांगती है कि वो उसका बर्थडे भूल गई थी और उसे एक गिफ्ट भी देती है। जब वेंसडे वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गुडी की किताब गायब है। वो थिंग से पूछती है वो कहाँ है। थिंग बताता है कि तुम्हारी मॉम आई थी और मुझसे वो किताब लेकर गई हैं। उसी वक्त वेंसडे खिड़की से रेवन को उड़ते हुए देखती है जो उसकी बिल्डिंग से दूर जा रहा होता है। अब तक वेंसडे के लिए ये बात एक रहस्य बनी हुई थी कि एवियन पावर्स वाला ये व्यक्ति कौन है और जेवियर द्वारा बनाई गई एवियन पेंटिंग और उसके आसपास हो रही घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है। एपिसोड का अंत उस शॉकिंग सीन से होता है जहां स्लर्प ड्राइविंग स्कूल टीचर पर हमला करता है और उसे मार डालता है। वेंसडे सीजन 2 पार्ट 1 के रिमेनिंग एपिसोड्स है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मोर्टिशिया और गोमेज से जो थिंग के लिए एक मसाज थेरेपिस्ट हायर करते हैं। दरअसल दोनों को गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि वो थिंग का बर्थडे भूल गए थे। इसके अलावा मोर्टिशिया काफी परेशान है क्योंकि उसे अपने मॉम से फंड रेजिंग गैला के सिलसिले में कांटेक्ट करना है और वो अपनी मॉम से डील करना अवॉइड करना चाहती है। गोमेज हमेशा की तरह सपोर्टिव है। मोर्टिशिया का मूड बेहतर करने के लिए गोमेज उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी उदासी भूल जाए। इसलिए वो मोर्टिशिया का मूड चेंज करने के लिए उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। जैसे ही दोनों धीरे धीरे रोमांटिक मूड में आते हैं, मोर्टिशिया को सेंस होता है कि वेंसडे घर में चुपचाप घुस रही है। वो दरअसल गुडीज बुक ढूंढ रही होती है। मोर्टिशिया को अपने रूम में वेंसडे दिखती है जो उसका सामान उलट पलट कर बुक खोज रही होती है। वेंसडे अपना रीजन एक्सप्लेन करती है। उसे एक विजन आया था जिसमें उसने इनिड की मौत देखी और अब वो गुडी की किताब की मदद से सच्चाई जानना चाहती है। लेकिन मोर्टिशिया अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो वेंसडे को याद दिलाती है कि उसकी विजन्स अक्सर एक्यूरेट नहीं होती। वेंसडे कहती है कि अब वो अपनी पावर्स की मास्टर बन चुकी है, लेकिन मोर्टिशिया को डर है कि कहीं वो ओफिलिया जैसी न बन जाए। अगले दिन वेंसडे डिसाइड करती है कि बिना गुडी की किताब के ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इनिड अपने आउटफिट्स लेकर परेशान है क्योंकि वो अपकमिंग गवर्निंग कैंपिंग ट्रिप के लिए तैयार हो रही होती है। वो चाहती है कि वेंसडे भी साथ चले, लेकिन वेंसडे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे इनिड को बचाना है लेकिन बिना उसे डराए। तभी बीच में एग्नेस आती है और हेल्प ऑफर करती है, लेकिन वेंसडे फिर से उसे इग्नोर कर देती है। इधर स्लर्प वापस यूजीन के बी हाउस पहुँचता है। पक्सली ये देखकर बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि अब स्लर्प रीजेनरेट होकर एक प्रॉपर ब्रेन डेवलप कर रहा होता है। पक्सली को ये नहीं पता कि अब स्लर्प को इंसानी दिमाग का टेस्ट लग चुका है, इसलिए वो उसे मासूमियत से सैंडविचेस खिलाता रहता है। वेंसडे इस बीच गैल्पिन के फ्यूनरल में जाती है। ये एक डल और बहुत ही छोटा सा फ्यूनरल होता है जिसमें सिर्फ 2 मोर्नर्स होते हैं। वहाँ शेरिफ सैंटियागो वेंसडे को फिर से वार्निंग देता है कि वो ट्रबल से दूर रहे, लेकिन फेयरबर्न कोऑपरेटिव होती है। वो बताती है कि जब गैल्पिन ने टाइलर से मुलाकात की थी तब उसमें छुपा हुआ हाइड्रेज में आ गया था। वेंसडे मेंशन करती है कि शायद किलर कोई एवियन क्रीचर है, लेकिन फेयरबर्न उसे भरोसा दिलाती है कि विलो हिल में ना कोई एवियन पेशेंट है और ना कोई ऐसा एम्प्लॉई। दूसरी तरफ बियांका अपने सायरन पावर्स का इस्तेमाल करती है ताकि अपनी मॉम को छुपा सके। उनकी कंपनी बर्ड सॉन्ग अब डीप लीगल ट्रबल में है और FBI अब गिडियन की तलाश में है। बियांका अपनी मॉम को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। बियांका अपनी मॉम की हेल्प कर रही है ताकि वो बर्ड सॉन्ग की लीगल प्रॉब्लम से दूर रह सके। एग्नेस की हेल्प से वेंसडे गैल्पिन का फोन अनलॉक करती है और उसमें ब्रैडबेरी का लास्ट वॉइसमेल सुनती है। उस मैसेज और गैल्पिन के घर से एग्नेस द्वारा चुराई गई चीजों से वेंसडे को बुलपेन का एक क्लू मिलता है जो कैंपिंग साइट से कुछ मील की दूरी पर था। अब वेंसडे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो डिसाइड करती है कि वो भी कैंपिंग ट्रिप पर जाएगी। इनिड वेंसडे को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन डॉट को वेंसडे का सडन डिसीजन थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वहीं एजेक्स इनिड से चीजें सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन इनिड उसे इग्नोर करती है। उसे इस बात से भी खुशी नहीं होती कि एग्नेस भी कैंपिंग ट्रिप पर जा रही है। कैंपिंग साइट पर सभी स्टूडेंट्स अपने टेंट सेट करते हैं। पक्सले सीक्रेटली स्लर्प को भी साथ लाता है। मोर्टिशिया और गोमेज भी शपरोन्स के तौर पर ट्रिप में शामिल होते हैं। गोमेज को उम्मीद होती है कि इस ट्रिप से वो अपने बच्चों के साथ बॉन्ड कर पाएंगे, लेकिन ना वेंसडे और ना ही पक्सले दोनों ही अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
मोर्टिशिया फिर से वेडनेसडे को गुडी की किताब देने से मना कर देती है और गोमेज से कहती है कि वो उसका साथ दे। वहीं पग्सली अपने टेंट में एक ट्रैप सेट करता है ताकि अगर स्लर्प बाहर निकले तो उसे पकड़ सके। कैंपिंग के मेन इवेंट से पहले डॉट एक पैशनेट स्पीच देता है अबाउट आउटकास्ट प्राइड, लेकिन तभी अचानक रॉन क्रूगर जो एक कैडेट मास्टर होता है वहाँ पहुँचता है। वो बताता है कि ये कैंप साइट पहले से किसी और ग्रुप को भी दी गई है। वो नेवरमोर स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वेडनेसडे एक अल्टरनेटिव प्लान देती है। वो सजेस्ट करती है कि दोनों ग्रुप्स के बीच एक कंपटीशन हो जाए और जो जीते वो साइड पर रहे। रॉन अग्री करता है और रूल्स तय होते हैं। हर टीम में 10 मेंबर्स होंगे, 2 हिस्सों में बंटे अटैकर्स और डिफेंडर्स। टास्क होता है अपनी टीम का ज़ेफिर एनिमी टीम से लेकर लुकआउट टावर पर ले जाना। जो भी टीम अपना ज़ेफिर पहले ट्राइपॉड पर लगाती है वही जीतती है। वेडनेसडे जल्दी से अपनी टीम के साथ स्ट्रेटेजी बनाती है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती क्योंकि बुलपेन पास ही था। कंपटीशन ट्रिकी होता है, इंटेंस होता है, लेकिन आखिर में वेडनेसडे जिप लाइन की मदद से टावर तक पहुंचती है और ज़ेफिर लगाकर अपनी टीम के लिए जीत हासिल करती है। डॉट उसे थैंक्स कहता है कि उसने स्कूल स्पिरिट को बचाया। रॉन गुस्से में अपने कैडेट्स को डांटता है और कहता है कि वो रात को कैंप दोबारा लेने आएंगे। एक कैंप फायर के बाद जब बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, वेडनेसडे अकेली वहाँ से निकलती है और बुलपेन चेक करती है। वहाँ उसे विलो हिल में एडमिट किए गए आउटकास्ट की ऑबिचुरीज मिलती हैं। एक नाम उसे अलग सा लगता है, लुइस, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है। इस बार उसकी साइकिक पावर्स भी फेल हो जाती हैं, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब अपनी माँ से गुडी की किताब पाने का तरीका बदलना। आखिरकार एजैक्स को क्लोजर देती है जो उसे काफी समय से चाहिए था। वेडनेसडे गुडी की किताब पाने के लिए मोर्टिशिया को चैलेंज देती है डुएल ओएसिएगास। जैसे ही डुएल शुरू होता है उसी वक्त रॉन और उसके कैडेट्स कैंप इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं और स्लर्प एक बार फिर टेंट से बाहर आ जाता है। टॉमस नहा रहा होता है जब स्लर्प उस पर हमला करता है और उसका ब्रेन खाने की कोशिश करता है। पग्सली अपने डैड को बचाने के लिए स्लर्प को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है। ये सब देखकर पूरा कैंप अलर्ट हो जाता है और सब डर से भागने लगते हैं। सैडली वेडनेसडे ड्यूल हार जाती है और गुडी की किताब नहीं मिलती। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है रॉन की डेड बॉडी और स्लर्प को लेकर चली जाती है। पग्सली उदास हो जाता है क्योंकि स्लर्प को विलो हिल के वैन में लोड करके ले जाया जाता है। एपिसोड के एंड में वेडनेसडे अकेली बैठकर सोचती है कैसे नेचर हमेशा कमजोर को खा जाता है। अब उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि एवियन स्टॉकर उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसका समय कम होता जा रहा है। उसे अब ये भी पता करना है कि लॉइस, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वेडनेसडे सीजन 2 के एपिसोड 4 की शुरुआत फेयरबर्न के थ्रेट से होती है जो थॉर्नहिल को बताता है कि अगर वह कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे करेक्शनल फैसिलिटी वापस भेज दिया जाएगा। थॉर्नहिल के पास कोई बार्गेनिंग चिप नहीं था, इसीलिए वह कंडीशन पर राजी हो जाती है कि उसे टाइलर से मिलने दिया जाए। थॉर्नहिल को देखते ही टाइलर मॉन्स्टर बन जाता है और लगभग थॉर्नहिल को मार डालता है। अपनी जान बचाने के लिए थॉर्नहिल उससे वादा करती है कि वह उसकी मदद करेगी ताकि वह वहाँ से बाहर निकल सके। दूसरी जगह मोर्टिशिया की माँ वेडनेसडे की मदद के लिए आती है। वे दोनों सेमेटरी जाती हैं जहाँ विलो हिल के कुछ पुराने पेशेंट्स को क्रीमेटेड और बेरिड किया गया था। वेडनेसडे जल्दी समझ जाती है कि उन आउटकास्ट की डेथ्स फेक थी। वह अपनी ग्रैंडमदर से कहती है कि वह उस सेमेटरी को खरीदकर उसे गिफ्ट करे ताकि वह मोर्टिशिया से बदला ले सके। बातचीत के दौरान एक क्रो बुलपेन से वेडनेसडे के मिले सबूत चुरा लेता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। गुस्से में वह डॉम वापस आती है और वहाँ देखती है कि इनिड ब्रूनो के साथ कोजी हो रही है। इनिड को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि एग्नेस पूरा समय उस कमरे में थी। एग्नेस वेडनेसडे के मुंडेन कामों में मदद करती है ताकि वह अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसी बीच वह वेडनेसडे के ईमेल्स देखती है। वेडनेसडे को यह जानकर बुरा नहीं लगता कि उसका एडिटर ने साथ छोड़ दिया। समय कम होने के कारण वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि वो विलो हिल जाकर पता लगाए कि लॉइस कौन है। एग्नेस मदद करने को तैयार होती है और विलो हिल के ब्लूप्रिंट्स लेकर आती है। फेस्टर लोकल इन में चेक इन करता है और वहाँ भारी हंगामा करता है। पुलिस बुला ली जाती है और उन्हें बियांका की माँ भी मिलती है। शेरिफ सांटियागो फेस्टर की अजीब हरकतें देखकर फेयरबर्न को फोन करता है ताकि फेस्टर का साइकिक इवैल्यूएशन कराया जाए। वेडनेसडे को पता चलता है कि ओफेलिया भी पहले विलो हिल में थी। वह अपनी माँ मोर्टिशिया से बात करती है जहाँ
जहाँ मोर्टिशिया अपनी माँ को दोष देती है कि उसने ओफिलिया को अकेला छोड़ दिया। मोर्टिशिया ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने ओफिलिया के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजने से मना कर दिया। वेंसडे के जाने से पहले हेस्टर आती है और मोर्टिशिया को बताती है कि वह वेंसडे को एक नया बिजनेस गिफ्ट कर रही है। वेंसडे के जाने से पहले हेस्टर उसे बताती है कि अगस्टस स्टोनहर्स्ट डेथ सर्टिफिकेट्स के पीछे का आदमी है। मोर्टिशिया हेस्टर को चेतावनी देती है कि वह वेंसडे और उसके बीच दूरी न डाले, लेकिन हेस्टर कहती है कि मोर्टिशिया हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती है। वह ऑफर करती है कि मोर्टिशिया गुडी की किताब वापस कर दे तो वह गाला के लिए डोनेशन देगी। इसके जवाब में मोर्टिशिया किताब जला देती है। बियांका की माँ अपनी बेटी को मदद का मैसेज भेजती है, लेकिन बियांका अभी गाला इनविटेशंस तैयार कर रही होती है। डॉट उसे छोड़ने नहीं देता जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। एजेक्स ओरलॉफ पर पत्थर फेंकता है और बियांका पग्सली और यूजीन को काम खत्म करने के लिए बुलाती है। फिर वह स्टेशन जाती है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके पुलिस से अपनी माँ का केस ड्रॉप करवा लेती है। स्कूल में वेंसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट पहले नेवरमोर में टीचर था और बाद में विलो हिल में डॉक्टर बन गया, लेकिन स्टोनहर्स्ट को साइकोटिक ब्रेक आया और वह विलो हिल का पेशेंट बन गया। वेंसडे अपने अंकल फेस्टर को जानकारी देने के लिए थिंग को असाइलम भेजती है ताकि वह स्टोनहर्स्ट को ढूंढ सके। जब एग्नेस वेंसडे को अपडेट देती है तो इनेड खुद को अलग महसूस करती है और वेंसडे से कहती है कि वह भी मदद करना चाहती है। एक एवियन दूर से देख रहा होता है और अपने क्रोस को स्कूल पर हमला करने भेजता है। वेंसडे इनेड को वापस अंदर जाने की चेतावनी देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक पक्षी थिंग को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉट अपनी फायर फिंगर से उसे बचाता है। एनिड थिंग को जमीन पर गिरने से बचाती है। इस बीच वेंसडे पक्षी का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है, लेकिन उन्हें खो देती है। वह फेयरबर्न को कैप्री के साथ संगीत कक्षा के बारे में बात करते देखती है, जो विलो हिल के पेशेंट्स के लिए है। सस्पिशियस महसूस करते हुए वेंसडे गाला के ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने को तैयार हो जाती है। बाद में मोर्टिशिया वेंसडे को फेस्टर को विलो हिल भेजने पर डांटती है और चेतावनी देती है कि वह सब कुछ और बिगाड़ सकती है। विलो हिल में थिंग फेस्टर को संदेश देता है। थोड़ी देर में फेस्टर स्टोनहर्स्ट को ढूंढ लेता है, लेकिन स्टोनहर्स्ट बोल नहीं पाता। फेस्टर उसके पैरेट को इलेक्ट्रोक्यूट करता है और लोइस के बारे में लीड पाता है। लीड फॉलो करने से पहले थॉर्नहिल फेस्टर को फेयरबर्न के पास रिपोर्ट कर देती है। फेयरबर्न फेस्टर को सजा में स्लर्प के साथ एक ही कमरे में बंद कर देता है। स्कूल में वेंसडे ऑरलॉफ से स्टोनहर्स्ट के बारे में पूछती है। ऑरलॉफ बताता है कि स्टोनहर्स्ट अपनी पत्नी की मौत के बाद नेवरमोर आया था। ऑरलॉफ कहता है कि स्टोनहर्स्ट की एक बेटी थी, के लिए उसने इयागो टावर में एवियरी बनवाई थी। वह एक नॉर्मल इंसान था और ऑरलॉफ उस पर कभी भरोसा नहीं करता था। बियांका की माँ के लिए नया हाइड आउट खोजने के लिए एजेक्स सुझाव देता है कि उसे पुराने क्लासरूम में छुपा दिया जाए। जब वे टनल के रास्ते वहाँ जा रहे होते हैं, डॉट किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, जिसमें दूसरी पार्टी कहती है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। थिंग वापस आता है और फेस्टर की स्थिति बताता है। वेंसडे उसे वापस भेजती है ताकि वह फेस्टर का साथ दे, जबकि वह खुद एक योजना बनाती है। कैप्री के म्यूजिक लेसन को कवर बनाकर वेंसडे असाइलम में घुसने की योजना बनाती है। वह एग्नेस की मदद लेती है और इनिड भी साथ चलने पर जिद करती है। योजना बिना किसी परेशानी के सफल होती है और कुक वेंसडे की मदद करता है फेस्टर को बाहर निकालने में। इस उथल पुथल में स्लर्प भी भाग जाता है। वेंसडे और फेस्टर लोइस को ढूंढ लेते हैं। पता चलता है कि यह एक सीक्रेट आउटकास्ट प्रोग्राम है जिसे स्टोनहर्स्ट और उसकी बेटी चला रहे हैं। स्टोनहर्स्ट ने आउटकास्ट की मौतों को नकली बनाया था और उनकी शक्तियों का उपयोग कर रहा था। स्टोनहर्स्ट उम्मीद कर रहा था कि वह खुद को एक आउटकास्ट में बदल सके और अपनी बेटी को एवियन बना दिया था, लेकिन जब वह खुद को डाविंची में बदलने की कोशिश कर रहा था तो चीजें बिगड़ गईं। साइकोटिक ब्रेक के बाद उसकी बेटी जूडी ने इस प्रोग्राम को संभाला। जूडी के साथ टकराव के दौरान फेस्टर विलो हिल के सभी पेशेंट्स को रिहा कर देता है। वेंसडे पीछे रहकर एक फीमेल आउटकास्ट को उसकी सेल से बाहर निकालने में मदद करती है। इसी बीच स्लर्प गार्ड्स के दिमाग खाने लगता है।
थॉर्नहिल इस ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर टाइलर को आजाद कर देती है, लेकिन वह उसे मार देता है। जब वेंसडे विलो हिल में होती है, टाइलर उसे ढूंढकर मारने निकल पड़ता है। वह उसे दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक देता है। तब तक इनेट पहले ही पुलिस को बुला चुकी होती है और वे पहुंच जाते हैं। टाइलर को रोकने में वे असफल होते हैं और वह अंधेरे में भाग जाता है। अंदर स्लर्प फेयरबर्न पर हमला करता है और उसे मार देता है। स्टोनहर्स्ट को मारने से पहले वह उसे अपना पुराना दोस्त कहता है। एपिसोड खत्म होता है जहां वेंसडे अपने आखिरी पलों में सोचती है कि क्या उसकी माँ सही थी और क्या उसने सब कुछ और बिगाड़ दिया है। और यहीं पे वेंसडे सीजन 2 का पार्ट 1 एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।